नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के गिरजा चौराहे पर निर्मित पार्क, जहां ऊर्जा के पूंज युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित है, आज इस पार्क की साफ सफाई भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों द्वारा सुबह सुबह की गई। इस सफाई अभियान का नेतृत्व कर रहे हरकेश विक्रम ने बताया कि भारत रक्षा दल द्वारा विगत 25 वर्षों से महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई, माल्यार्पण आदि करके उनके जीवन संघर्ष व आदर्शों पर चर्चा करते हैं। आजमगढ़ नगर क्षेत्र में कई मूर्तियां तो लगा दी गई, लेकिन उन्हें लवारिस हालत में छोड़ दिया गया। यह दृश्य हम लोगों को कष्ट देता है, इसलिए हम लोग हर महापुरुष से संबंधित दिवसों पर यह बात सब करते हैं। इस पार्क में जनता के पैसों का लाखों रुपए खर्च करके फव्वारा, टाइल्स, पत्थर आदि लगा दिए गए। उसके बाद क्या हो रहा है सबके सामने है। फव्वारे के गड्ढे में पानी सड़ रहा, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। इस ठंड में भी इस सड़े पानी को कार्यकर्ताओं ने बाहर निकाल दिया। इसमें से बदबू आ रही थी और कल बड़ी संख्या में लोग यहाँ माल्यार्पण करेंगे, उनको भी अच्छा लगे। सभी महापुरुष देश की धरोहर हैं, हम लोग उनकी स्मृतियों, चिन्हों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। नगर में लगी कई मूर्तियों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, उसकी भी व्यवस्था भारत रक्षा दल द्वारा की गई है। आज हम लोगों ने साफ सफाई किया, कल इनके जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। आज के सफाई कार्य में प्रमुख रूप से सुनील वर्मा, दीपक जायसवाल, हिमांशु सिंह, जय किशन, पप्पू, डॉक्टर धीरज, आर के गुप्ता शामिल रहे। आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के पुरादुबे गांव के निवासी कल्लू द्वारा राज्य सुल्तानपुर से इलाहाबाद तक बस चलवाया जाता है। बस मंगलवार को इलाहाबाद से वापस राज्य सुल्तानपुर की तरफ जा रही थी। बस परिचालक का आरोप है कि मंगलवार की देर शाम को बस पकड़ी गांव के असीलाई मोड़ पर पहुंची, जो कि इलाहाबाद से आ रही थी। तो उसी समय बस को जबरदस्ती गुंडई के बल पर बस को रोककर ड्राइवर सुरेश यादव को बुरी तरह से मारने लगे। सुरेश अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाया तो बस का परिचालक धर्मेंद्र यादव और बस में बैठे यात्री बस ड्राइवर को बचाने की कोशिश किया। तो इन मनबड़ों ने, एवं दबंग लोगों ने इन लोगों को भी मारना पीटना शुरू किया। पीड़ित ने थाने में तहरीर दिया और बताया कि विनोद उर्फ कल्लू, राम गोपाल, अमन यादव, छोटू और सरन थाना महिला अहिरौला ने गाली गलौज दिया और मारा पीटा। तत्पश्चात जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। अहिरौला थाने में पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ तहरीर दे दी है। पीड़ित का कहना है कि मारपीट करने वाले लोग दबंग किस्म के हैं और उन्होंने इसके पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिस पर गाड़ी मालिक ने कहा कि उसके संबंध में हमने थाने में तहरीर दी थी। पीड़ित ने पुलिस से मांग किया है कि मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। वही सूचना पर अहिरौला पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंची, जांच भी जुटी है। बता दें कि एक तरफ जहां एसपी नुरागार के आने के बाद अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होती रही है, तो वहीं अहिरौला क्षेत्र में दिन पर दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे क्षेत्र के आम लोगों में भय व्याप्त है। इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश भी है। लोगों का कहना है कि अगर कानून व्यवस्था इसी तरह से रही और दबंग आम लोगों को इसी तरह से मारते पीटते रहे तो हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। वही योगी आदित्यनाथ सरकार की जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई की बात कर रही है, अहिरौला क्षेत्र में वह मिशन भी अधूरा नजर आ रहा है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होने से कानून व्यवस्था पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज सुनाते हैं कि बस के मालिक और घायलों ने क्या कुछ कहा। क्या मामला हुआ था आज? तो मेरी बस जा रही थी इलाहाबाद से राज सुल्तानपुर के लिए। ये पाकड़ी में जो है सीताराम के लड़के हैं गोपाल यादव, उनके लड़के हैं एक विनोद यादव कल्लू। ये लोग आए मतलब तीसरी बार बस को रुकवा के मारते पीटते, पैसेंजर भी मार देते हैं, ड्राइवर खलासी भी मार देते हैं। अब पिछली बार हम दिए थे तो एनसीआर लिखा गया है, लेकिन आज फिर जो है ये लोग दोषी गति किए। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? इनके ऊपर मुकदमा करेंगे, कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। तो इसकी सूचना आप थाने में दिए हैं? जा रहे सर देंगे। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन खंड के विधान परिषद के चुनाव में आज माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के अधिकृत प्रत्याशी विधान परिषद का तीसरी बार चुनाव लड़ रहे रजनीश पटेल ने अपना नामांकन दोपहर में किया। श्री पटेल के साथ माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क में आयोजित सभा में रजनीश पटेल ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति, मुझसे जनहित से जुड़े सवालों पर संघर्ष करना सिखाया है और आज उसी की बदौलत पूर्वांचल में लोगों की आवाज को उठाने का काम किया है। उनके हितों के लिए संघर्ष करते आ रहा हूँ। पूर्वांचल में जन्म ले रही स्नातक प्रतिभाएं सरकार की गलत नीतियों की वजह से कुटित हो रही हैं। प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर आज राजकीय सेवाओं में निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर उपलब्ध कराना ही मेरा उद्देश्य है। सामाजिक न्याय, शिक्षा के राजकीयकरण, पुरानी पेंशन बहाली, वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय, समान कार्य, समान वेतन, स्नातक बेरोजगारी भत्ता जैसे स्नातक हितों से जुड़े सवालों पर संघर्ष का भरोसा दिलाया और कहा कि यदि आप लोगों ने मुझे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भेजने का काम किया तो आप लोगों की लड़ाई सरकार से लड़ी जाएगी। स्नातक एमएलसी के चुनाव 30 जनवरी को होने हैं, इसलिए चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। नामांकन की आखिरी तिथि 12 जनवरी है।
उत्तर प्रदेश के महोबा से खबर है, जहां महोबा के खिलाड़ी गांव में गोली चल जाएगी, बाल बालाओं के साथ युवकों ने लगाए ठुमके। गोली चल जाएगी गाने पर अवैध तमंचे के साथ डांस कर रहा युवक, तमंचा लिए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, पर महोबा शहर कोतवाली के खिलाड़ी गांव का बताया जा रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, महोबा के खिलाड़ी गांव में गोली चल जाएगी के गाने पर ठुमके लगाए गए हैं और अवैध तमंचे का भी उसमें प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपके सामने जो महोबा से हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वही आधा दर्जन लोग दबे हैं। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक गुमटी में टक्कर मारते हुए पुलिया में घुस गया है। गुमटी में बैठे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। कुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के ताला गांव के पास की घटना बताई जा रही है। रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर है, तो वही आधा दर्जन लोगों की दबे होने की सूचना है। शामली में शीतलहर के चलते शामली डीएम जसजीत कौर ने शामली के रैन बसेरों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश दिए और रैन बसेरों में रहने वाले यात्रियों से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने रैन बसेरा में रहने वाले यात्रियों से व्यवस्था के बारे में पूछा। जगह जगह अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया। शामली डीएम जसजीत कौर ने निर्देश दिए कि किसी के पास अगर आधार कार्ड भी नहीं है और उसको रोकने की व्यवस्था की जाए। शामली जनपद में अब तक डीएम जसजीत कौर ने 3700 कंबल भी वितरित किए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए जसजीत कौर ने। रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया, क्या पाया गया, क्योंकि शीतलहर चल रही थी। सर्दी के मौसम में हमारे रैन बसेरे हम लोगों ने एक्टिवेट किए हुए हैं। 11 रैन बसेरे हैं इस समय जो चल रहे हैं और 450 की उसकी कैपेसिटी है। सभी रैन बसेरों में हमने रहने के लिए जो सुविधा है, बेडिंग, रजाई, पीने का पानी, साफ शौचालय, ये सब व्यवस्थाएं दी हैं और 24 घंटे स्टाफ भी वहाँ पर लगाया है। एसडीएम्स द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। जब से सर्दी बढ़ी है 25 दिसंबर से, मेरे द्वारा भी रैंडमली चेक किया जा रहा है। आज उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर निरीक्षण किया था। शामली के रैन बसेरे को देखा, जहां 3 लोग रुके हुए थे रात में, उनकी एंट्री भी रजिस्टर में हो रखी है और पीने के लिए गर्म पानी भी उपलब्ध है। इसके अलावा जो अलाव की व्यवस्था शहर में करी गई है, वो पॉइंट्स भी चेक किए गए हैं, जैसे फवारा चौक है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है। रैन बसेरों के प्रचार के लिए भी रेलवे स्टेशन पे होर्डिंग लगाने के लिए कहा गया था और वो आज लगा हुआ मिला भी है, जिससे लोगों को जानकारी मिले कि सर्दी के मौसम में अगर रात में रुकना है तो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा रैन बसेरों की सुविधा जो है दी गई है। इस समय हमारे 82 पॉइंट्स हैं अलाव के, जहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जा रही है और सर्दी को देखते हुए कई बार पॉइंट्स बढ़ाए भी जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। कंबल का वितरण भी जनपद में किया गया है। लगभग 3700 कंबल इस समय तक हम लोग बांट चुके हैं और उतने ही कंबल हमारे पास और मिल गए हैं, जिनको हम लोग इस समय सर्दी में बांट रहे हैं। अतरौली से खबर है, जहां नगर पंचायत में आज शाम उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद व नायब तहसीलदार भ्रमण पर निकले। इसी दौरान केसरी चौक से लेकर बब्बर चौक तक सब्जी विक्रेताओं द्वारा सड़क पटरियों पर अतिक्रमण देख भड़क गए। सड़क पर जाम लगा रहा। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं के पास रखी प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। इस संदर्भ में नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सब्जी विक्रेताओं द्वारा सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज सब्जी विक्रेताओं को सुरक्षा देते हुए उनके पास रखे प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त कर लिया गया तथा शासित कार्य को निर्देशित किया गया कि सड़क की पटरियों से अतिक्रमण को जल्द से जल्द खाली कराएं, अन्यथा सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लगभग 3 दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त किया गया तथा उनके खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई भी की गई। ऐसा सुनाते हैं कि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। आपके नेतृत्व में, रजनी साहब के नेतृत्व में पन्नी चेकिंग की गई प्रतिबंधित वाहनों की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी प्रतिबंधित चेन्नई नहीं, इधर से एसडीएम सर हमारे गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ अतिक्रमण रोड पे हुआ है। जैसे सब्जी मंडी में कुछ लोग आगे बैठाए हुए थे, तो जब अतिक्रमण हटाने हुआ है तो तभी उसकी एक दुकान में हमको लोगों को पन्नी दिखी, जिसपे हम लोगों ने उसके साथ जो है पन्नी का जो अभियान होता है उसके तहत उसके खिलाफ जो है हमने उसका दंड होता है उसके तहत 1000 रुपये 2 दुकानदारों को पकड़ा गया। और चूँकि लोगों पे कठोर चेतावनी देते हुए, चूँकि अभी हम लोग को एक आवश्यक कार्य से आगे जाना था, इसलिए हम लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने ईओ साहब को बुला दिया है
ईओ साहब इसकी जांच कर रहे हैं और आज हो सकता है इसका अभियान चलाया जाए। क्या है प्रतिबंधित पॉलीथीन यूज करने से क्या दिक्कत परेशानी होती है कि इसको बंद किया गया, इसके बारे में थोड़ा प्रतिबंधित पन्नी इसलिए कि वो जो है जैसे इसका तो बहुत साइंटिफिक कारण होता है कि वो जल्दी जो है पन्नी अपने को रिसाइकलिंग में प्रोसेस को नहीं पूरा करती है, जिसके कारण उसका जो मलबा होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए जो पन्नी वन्नी होती है इससे हमारी गाय वाय भी कभी कभी क्या आती है कि उस पन्नी को खा लेती हैं, जिससे पर्यावरण पूरी तरीके से प्रदूषित होता है, जिसके कारण ये पन्नी को प्रतिबंधित है। जहां पीजीआई चक्रपानपुर की मिट्टी पर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया है। आपको बता दें कि कार्य की शुरुआत जिला प्रशासन एडीएम आजाद भगत सिंह के द्वारा किया गया है। इस वितरण कार्य में 80 से अधिक जरूरतमंदों को कंबल दिया गया है ताकि इस कड़ाके की ठंड में उनके जीवन को बचाया जा सके। वितरण कार्य के दौरान अनेकों ऐसे लोग मिले जो दिव्यांग थे, जिनके लिए एसडीएम साहब ने कहा कि बहुत जल्द कैंप लगाकर सरकारी सेवाओं को प्रदान किया जाएगा। आप समाज को जैसे देवदूत की आप जैसे लोगों की जरूरत है जो लोगों के दुखों को समझ सकें। बड़ा पुनीत काम है जो भगत सिंह सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है जी। कंबल वितरण का। इधर विगत 2-3 दिनों से ठंडी का जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इस संस्थान में जो भी लाभार्थी इन्होंने एकत्रित किए उसको मैंने देखा कि ये वास्तविक रूप से ये पात्र लोग हैं जिनको इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए और मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी इस तरह के एनजीओज हैं और भी वो इस तरह के काम करें। भगत सिंह सेवा संस्थान को मैं इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, साधुवाद भी करता हूँ जी। किसी के दर्द को समझना ही सबसे बड़ी बात है जो ये संस्थान अच्छी तरीके से समझता है जी। और यहाँ पर जो भी लोग आए इसमें मैं देख रहा हूँ अधिकांश लोग विकलांग हैं जी। तो मैंने इनसे ये भी कहा है कि जिनके इसमें सर्टिफिकेट्स न बने हों जी आप मुझे सूचित कर दीजिएगा, तो यहाँ एक कैंप लगवा के लोगों के सर्टिफिकेट्स पूछाएंगे जी। धन्यवाद, थैंक यू। वे आजमतगढ़ विकासखंड का जिलाधिकारी सकड़ी राजीव रतन सिंह ने न्यायिक एसडीएम सकड़ी से प्रेमचंद मौर्य एवं खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार यादव ने के साथ तैयारियों का जायजा लेते हुए बूथों का निरीक्षण कर साफ सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी सकड़ी राजीव रतन सिंह ने कहा कि एमएलसी चुनाव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, किसी प्रकार की कमी न रह जाए, जिसके लिए बार बार निरीक्षण कर कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बूथों के आसपास साफ सफाई रखते हुए पूरे ब्लॉक परिसर का स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साफ सफाई की जाए एवं कहीं यदि कोई कमी पाई जाए तो उसे तत्काल दुरुस्त कर लिया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी सकड़ी ने बताया कि बूथ का निरीक्षण एमएलसी चुनाव को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने एवं बूथों का निरीक्षण किया गया और कर्मचारियों का आवश्यक निर्देश साफ सफाई संबंधित पूरी तैयारी कर लेने का निर्देश दिया गया, जिसके कोई कमी न रह जाए। देखिए आज एमएलसी चुनाव के दृष्टिगत आजमतगढ़ में 3 बूथ बनने हैं, इन 3 बूथों का निरीक्षण किया गया है और एडीओ एजी इस समय खाद वितरण में समस्याएं आ रही हैं, इस पर भी समीक्षा की गई है। एडीओ एजी और अन्य स्टाफ ब्लॉक के कुछ तहसील स्टाफ मिलकर दुकानों को वेरिफिकेशन करेंगे वास्तव में कहीं खाद का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, कहीं गलत लोगों को नहीं बेचा जा रहा है या ओवर रेटिंग तो नहीं की जा रही है। सर किस तरह की तैयारियाँ की गई? तैयारी एमएलसी इलेक्शन है। खाद की किल्लत और कालाबाजारी व अधिक मूल्य पर यूरिया खाद दुकानदारों द्वारा बेचे जाने की सूचना किसानों ने एसडीएम संतरंजन को दी। सूचना पाकर कस्बे की 2 उर्वरक दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। सूचना की सत्यता को परखने के लिए कस्बे के राकेश बीज भंडार पर यूरिया खाद की स्टॉक का भौतिक सत्यापन करते हुए उपस्थित किसानों ग्राहकों को आधार कार्ड के आधार पर प्रति बोरी 270 रुपए की दर से किसानों को वितरित कराया। साथ ही कालाबाजारी को देखते हुए एसडीएम ने किसानों के आधार कार्ड और खतौनी के साथ यूरिया खाद देने का निर्देश दिया। वही किसानों को यूरिया खाद के प्रति बोरी 270 रुपए से अधिक बेचने की सूचना मिली तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ मेहनगर ब्लॉक के एडीओ एजी को खाद की दुकानों का सत्यापन कर कृषि विभाग के कर्मचारियों को उपस्थिति में प्रति किसानों को 270 रुपए प्रति बोरी वितरण कराए। साथ कालाबाजारी पर ध्यान दें, इस कार्य में कोताही पर क्षम्य नहीं है। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना प्रभारी महाराजगंज ने ट्रैक्टर ट्राली पर रिफ्लेक्टर टेप चिपकाकर लोगों को जागरूक किया है। दिसंबर और जनवरी माह में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली शीतलहर के चलते दृश्यता का संकट खड़ा हो जाता है, जिसके चलते सड़कों पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसी मौसम में किसानों की गन्ने की फसल भी तैयार हो जाती है, जिसे मिलों तक पहुंचाना जरूरी हो पाता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग गन्ने की ढुलाई में किया जाता है और शीतलहर के कारण दुर्घटना की संभावना भी अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना की संभावना कम करने के लिए महाराजगंज थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत थाना क्षेत्र के प्रमुख मार्गों सहित गन्ने की लदाई
केंद्र पर ले जाकर गन्ने से लदे ट्रैक्टर और टालियों पर रिफ्लेक्टर टेप चिपकाया और किसान गाड़ी मालिक और ड्राइवरों को भी इसके प्रति जागरूक किया। थाना प्रभारी ने बताया कि विभाग के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ये यातायात जागरूकता अभियान निरंतर चलता रहेगा, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो सके। क्रांति पर पर्व बहन बेटियों के घर खिचड़ी पहुंचाने की परंपरा का निर्वहन आज भी जारी है। शहर क्षेत्रों में तो लोग आधुनिकता की दौड़ में शामिल होने लगे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इस परंपरा को निभाने के लिए पीछे नहीं है। इस साल 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। वही ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 80% लोग इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाने की तैयारी में लगे। इसे देखते हुए नगर पंचायत में लाई, चूड़ा, गट्टा, तिलकुट तथा अन्य खाद्य सामग्रियों की दुकानें सज गई हैं। खरमास में पड़ने वाले इस पर्व से पूर्व बहन बेटी और बुआ के घर खिचड़ी पहुंचाने के लिए जाने वाली तैयारी पूरी करने के लिए लोग अन्य खाद्य सामग्रियों की खरीदारी के लिए ठंड के इस मौसम में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जहां काफी संख्या में लोग बाजारों में लाई, चूड़ा, गट्टा, तिलकुट आदि की खरीदारी करते नजर आए थे, तो वही बाजारों में दुकानों पर भीड़ नहीं दिख रही। खाद्य पदार्थों की दुकानें नगर पंचायत से लगाया ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरी तरह सज गई है। और मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मकर संक्रांति पर्व पर जिले के बाजार खराब मौसम के कारण ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार कब मनाया जाए, इस संदर्भ में बात करने पर पंडित चंद्र दास जी महाराज ने बताया कि इस बार संक्रांति 15 जनवरी की रात्रि 3:02 पर लग रही है। 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद मकर पूर्णकाल माना जाएगा, जो दोपहर 11:30 तक रहेगा। ऐसे में संक्रांति पर्व 15 जनवरी को मनाना श्रेयस्कर होगा। आज सुनाते हैं कि दुकानदारों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम आपका? अनुराग नाम। आप नगर पंचायत के रहने वाले? जी। ये दुकान कब से लगाते हैं आप? ये दुकान हम करीब 10 साल से। ये मकर संक्रांति का त्यौहार है और बिक्री कैसी है आप इस समय? मौसम के कारण बिक्री नहीं है। मौसम की वजह से या ऐसे ही? मौसम। अच्छा, मतलब प्रत्येक साल कैसी बिक्री होती है? प्रत्येक साल अच्छी बिक्री अच्छी हो, इस साल नहीं है। ऐसा क्यों? मौसम खुलता तो बिक्री रहती। अपना परिचय देते हुए बताइए। आपकी पतंग की दुकान है, बड़े सन्नाटा खाली चल रहा है, कितनी प्रकार की पतंगें लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, इसके बारे में बताइए। भैया मैं पवन और मेरी पतंग की दुकान बहुत पुरानी है और पतंग के मामले में भैया बहुत छोटी से लेके और बड़ी तक पतंग मेरे पास हर वैरायटी है, रंग बिरंगी पतंग है। और पतंग भैया बात है कि मार्केट इस समय बहुत मंदा है और ठंड की वजह से, इसीलिए बच्चे आ रहे हैं, छोटे मोटे आ रहे हैं, बिक्री बहुत लो है। और पतंग की वैरायटी तो भैया बहुत बढ़िया है। और अब मान के चले कि जो 14 तारीख में देख रहे हैं आपके पास एक बड़ी पतंग जो है, बड़ी क्वालिटी की पतंग है क्षेत्र में। जी, मैंने पहली बार देखा। जी, इसके बारे में भैया पतंग तो हमारे पास कलकत्ता की है, पंजाब की है, लुधियाना की है और इसके बाद यूपी का लखनऊ का है, बनारस की पतंगें हैं। और पतंग की मार्केट बता रहा हूँ इतनी बढ़िया है कि सिर्फ ठंड की वजह से बेकार है, नहीं तो जान लीजिए पतंग की वैरायटी बहुत सुंदर है और बहुत बड़ी पतंग है। छोटी पतंग, बच्ची पतंग, पप्पू पतंग, यहाँ तक जो है और मिर्ची पतंग, एक से एक वैरायटी में पतंग है। हर साल के प्रति इस साल क्या आपका बिजनेस चल रहा है? बिजनेस भैया मंदा बहुत लो हो गया है, बहुत। अब क्या बताएं अब आपको। ठंड की वजह से आजमगढ़ विकास प्राधिकरण कार्यालय से खबर जुड़ी है और इसमें यह कहा गया है कि समाधान दिवस का वर्चुअल लिंक शासन में आवेदक आर्किटेक्ट को भी उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस खबर में विस्तार से जानेंगे कि आखिर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने ऐसे लोगों से क्यों निवेदन किया है कि समय से पहुंचकर अपने मामले का निस्तारण कराने का कष्ट करें। तो खबर में आखिर तक बने रहिए। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर मानचित्रों के निस्तारण के संबंध में शासन के आदेश जो 28 दिसंबर 2022 के अनुपालन में मानचित्र समाधान दिवस अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को होने के क्रम में 12 जनवरी 2022 को होगा। इस मानचित्र में समाधान दिवस का वर्चुअल लिंक शासन व आवेदक और आर्किटेक्ट को भी उपलब्ध करा दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने निवेदन किया है कि जन सम्मान से निवेदन किया है, ऐसे आवेदकों से निवेदन किया है कि मानचित्र समाधान दिवस में भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल लिंक के माध्यम से अपने प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कराने का कष्ट करें। जिलाधिकारी उपाध्यक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण आजमगढ़ को सादर अवलोकनार्थ प्रसिद्ध है। जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रसिद्ध किए कि विविध जनहित में समस्त मीडिया में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें। तो एक बड़ी खबर है आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां विकास प्राधिकरण के तहत मानचित्र समाधान दिवस के तहत 12 जनवरी को कैंप लगेगा और इस कैंप में जन सामान्य तथा ऐसे आवेदक से अनुरोध है कि
जो भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल लिंक के माध्यम से अपने प्रकरणों का नियमानुसार निशान करने का कष्ट करें, बजना सचिव विकास प्राधिकरण ने यह निवेदन किया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां में नगर में स्थित सलोनी मेकओवर जोन द्वारा कैंप लगाकर 1 महीने पूरी प्रशिक्षण देकर बालिकाओं को पुरस्कार और सर्टिफिकेट वितरित किया गया। पिछले कई सालों से सलोनी मेकओवर जोन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ कार्यक्रम के तहत फ्री प्रशिक्षण देकर महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने प्रथम पुरस्कार विजेता रेणु जायसवाल लालगंज से, अंजलि जायसवाल, दीपिका रावत एवं द्वितीय पुरस्कार रेखा भारती कॉमेडी, तृतीय पुरस्कार नंदिनी जायसवाल को देते हुए कहा कि यह बहुत सराहनीय कार्यक्रम है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। वहीं श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसी दिशा में पार्लर प्रोप्राइटर सोनी जायसवाल और उनके पति सुनील जायसवाल धन्यवाद के पात्र हैं, जो गरीब बच्चियों को उच्च कोटि की शिक्षा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का हुनर दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के संचालक प्रदीप सिंह गौरा मेनगर ने अपने शब्दों से कार्यक्रम में समावाद दिया। कार्यक्रम के अंत में आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए श्रीमती जायसवाल ने बच्चियों को उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि आगे जाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इस मौके पर समाजसेवी माजिद खान, सुनील जायसवाल, मनोज मौर्य, संध्या सिंह, सिद्धू सोनकर, जैकी जायसवाल, अशोक जायसवाल, सगी अनुराग सिंह, बिंटू, दिलीप सिंह, राबिन सिंह सहित लोग मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो गया है। 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होना था। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, लेकिन न तो कोई अधिकारी और न कोई जनप्रतिनिधि उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद रहा। यहां तक कि कुर्सियां खाली होने की वजह से उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर फटकार भी लगाई। जैसे तैसे कार्यक्रम का शुभारंभ तो हो गया, लेकिन जनता जनार्दन का कहीं पता नहीं है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल स्थित चंपा देवी पार्क में 3 दूसरे गोरखपुर महोत्सव का आगाज सुबह 11 बजे होना था। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए भी कोई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं था। उन्होंने 11 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम में न तो मंच पर कोई दिखाई दिया रहा और न जनता जनार्दन कहीं पता था। ये वजह है कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन ने पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा मंच पर बुलाकर फटकार भी लगाई है। ढीली दिखाई दे रही है क्योंकि गैदरिंग भी नहीं दिख रही अभी, और इसके बाद जो आयोजन कर रहा है जो विभाग, वो भी करीब 1 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा लचर कछुआ चाल चल रहा है। देखिए, एक तो मौसम की मार भी है, आप सब जान रहे हैं, हम लोग सभी लोग प्रभावित हैं, ठंड का मौसम है। दूसरा, यहाँ स्थायी तौर पे यह भी आपको संभवतः पता होगा कि विधान परिषद के चुनाव को लेके आचार संहिता लागू है, तो एक औपचारिक रूप से हम लोग करेंगे, लेकिन जो एक दुनिया भर की व्यवस्थाओं का तामझाम जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो नहीं किया जा सकता, चूँकि चुनाव आयोग की आचार संहिताएँ प्रभावी है। सांसद जी, आज से गोरखपुर महोत्सव शुरू हो रहा है, कितना भव्य होने वाला है और 2 साल अभी ऐतिहासिक होगा। आज मिलेट ईयर है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय श्री रवि किशन जी, आपको भी मंच पर आमंत्रित करूंगी, कृपया मंच पर पधारें और इस यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मिलेट ईयर किए हैं, मोटा अनाज, उसकी आगाज के साथ पूज्य महाराज जी ने इस प्रदर्शनी की शुरुआत की है, इस महोत्सव की शुरुआत की है। तो लोकल फॉर वोकल की भी आवाज़, लोकल कलाकारों को, लोकल जो टेराकोटा की हमारे आर्टिस्ट हैं उनको मंच मिला है। विज्ञान के लिए बच्चों की प्रदर्शनी होगी। सो एक ऐतिहासिक रूप से गोरखपुर महोत्सव अपना आगाज़ करने जा रहा है और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है क्योंकि सोनू निगम पहली बार इस धरती पर आएंगे। कैलाश खेर का परफॉर्मेंस होगा, मेरा परफॉर्मेंस है, मालिनी अवस्थी जी का है और 80% हमारे लोकल बच्चे हैं जो भोजपुरी विधा में हैं, कलाकार विधा में हैं, नाट्य विधा में हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, वादक हैं, बांसुरी वादक हैं, उनको ये मंच मिल रहा है जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक है। हमारे पर्यटन मंत्री जी यहाँ आए हैं, आज इसके साथ हम दोनों मिलकर इसका आगाज़ करेंगे और 2023 में 2 साल बाद ये जो हो रहा है गोरखपुर महोत्सव, ये बहुत भव्य, बस यही है। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा, कृपया ठंड है लेकिन आइए, यहाँ पे हीटर की व्यवस्था है, आप लोग परिवार समेत आएँ, बच्चों के समेत आएँ, आपको चिंता नहीं। 4 डिग्री 5 डिग्री हम जान रहे हैं, थोड़ा चिंता का विषय, लेकिन हमने
पूरा हीटर वगैरह की व्यवस्था के साथ टेंट की व्यवस्था तैयारी। ढीली लग रही है। पर्यटन मंत्री आ गए लेकिन यहाँ कोई वेलकम करने वाला नहीं था, कुर्सियाँ भी खाली दिख रही नहीं कोई देखिए ठंड का कारण है, उसकी क्या कमी बेसी है उनसे अभी हम बात करेंगे। अगर उनसे कोई गलती हुई अगर यहाँ की लोकल व्यवस्था से, हम ज़रूर उसको ठीक करने की तुरंत कोशिश करेंगे। ठंड का क्या असर महोत्सव पर पड़ेगा? ठंड का असर मैं महादेव से यही मान रहा हूँ, गोरक्षनाथ बाबा कृपा करें, लेकिन सब लोग आएँ क्योंकि हम लोगों ने हीटर वगैरह की सारी व्यवस्था की है। आप लोग मुझे लगता है एक्साइटमेंट रहेगा और लोग ज़रूर भव्य रूप से आएंगे, और क्योंकि 2 साल बाद ये हो रहा है।